नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 3, है ना। पार्ट 2 में हम लोग गुरुत्वाकर्षण प्लस वृत्तीय गति के सवाल कर चुके हैं। आपको हमने बताया कि जब गुरुत्वाकर्षण के साथ वृत्तीय गति जोड़ दे तो आप क्या जाओ, अभी केंद्रीय बल के पास जाओ, वहाँ से आवर्तकाल और वेग, दो ही चीज़ें पूछता है जनरली। जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे उसको सॉल्व भी किया गया, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के सवाल पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सवाल जो कह रहा है एक कैपिटल एम द्रव्यमान था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए, एक स्मॉल एम तो दूसरा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अब इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो अधिकतम लग रहा है, तो आपको स्मॉल एम बटा कैपिटल एम का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो अब देखो, अगर मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम की बात करें, तो आपको याद होगा, आप गणित में पढ़ के आए हो क्या, मैक्सिमम मिनिमम। पहले इसको कॉपी कर लो, जल्दी से पॉज करके सवाल लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो मैथमेटिक्स में आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ के आए हो, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब प्रवणता, सॉरी, dy बाई डी एक्स मतलब प्रवणता कितनी होती है, 0। और मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स कितना होता है, 0। मैक्सिमम के लिए इसको y डैश बोलते हैं ना। जब इसका y डबल डैश निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d2y अपॉन डी एक्स टू, ये यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और यही y डैश अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम मतलब न्यूनतम मान मिलता है। क्लियर है ना, वो मैथमेटिक्स का लंबा प्रोसेस है, आप जानते हो। हम इस सवाल पे आते हैं, ये जस्ट एक रिवीजन था आपके लिए। अब यहाँ पे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम मिल रहा है, ये जो स्थिति आपको दी गई है, इस स्थिति में तो आपको स्मॉल एम बटा कैपिटल एम का मान बताना है, या फिर स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है कैपिटल एम के रूप में। क्लियर है। तो अब चलो यहाँ पे स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है आपको, यही तो परिवर्तित हो रहा है स्मॉल एम। अब ये देखो, दूरी तो फिक्स कर दी ना उनको बीच की, मतलब ये है कि जो बल मिल रहा है उसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष। जैसे dy बाई डी एक्स जो होता है, यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स, इसमें y फलन होता है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y फलन होता है x का, और जो परिवर्ती जो चर होता है वो होता है x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करते हैं। क्लियर है। y का मतलब किसी दिए गए y एक फलन का जो x के रूप में ही होगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर जो परिवर्तित राशि है, जो चर है, वो m है, ये टुकड़े। क्लियर है ना। तो अब यहाँ इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको कर देंगे हम 0। क्यों? क्योंकि f का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल मिल रहा है यहाँ। तो पहले f तो निकाल लो, f कितना होगा, gm m मतलब m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो पता होगा आपको। चलो अवकलन कर दो, तो ये मिलेगा d ऑफ gm m माइनस m बटा एक्स स्क्वायर, और ये dm स्मॉल m के रिस्पेक्ट में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। आप अवकलन जानते हो, यहीं पे मान लो x पे पावर n का जब अवकलन करते हो डी डी एक्स ऑफ x पावर n, तो ये फार्मूला होता है n x पे पावर n माइनस 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है अवकलन या समाकलन में, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस लाइन को आगे लिख रहे हैं। अब देखो कांस्टेंट g है ना, तो g को तो बाहर कर दो, कर दिया। अब देखो ये माइनस और ये ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये कितना मिलेगा, स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और ये है dm। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे, आर स्क्वायर भी तो अपना कांस्टेंट था, आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दो आप। ये लो जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। बात समझ में आ गई आपको। अब हमको इस पद का अवकलन करना है, इतना कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी करते रहो। ये कर लिए, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे
ये जी बाई आर स्क्वायर तो बाहर रखो। अब अवकलन करते हैं, तो इस पद का पहले अवकलन करेंगे, फिर माइनस इस पद का अवकलन करेंगे। तो इसमें क्या कहे, m बड़ा वाला m कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, ब्रैकेट लगा दो आप, और ये स्मॉल m का 1 होता है, मतलब x का ही करेंगे अवकलन तो 1 होता है। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ m का m के सापेक्ष तो 1 हो गया। m स्क्वायर का कितना होगा, यहाँ से करेंगे तो 2m, भाई ये पावर 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 1, मतलब 2m हो जाएगा। कर दिया अवकलन, मतलब ये dm हट जाएगा। अब ये 0 है, ये तिर्यक गुणा कर दो, ये 0 चला गया, ये भी जी बटा में कर दो, ये भी 0 चला गया, मतलब कैपिटल M माइनस 2m बराबर 0। तो m का वैल्यू कितना मिला, कैपिटल M/2। मतलब ये है, अगर छोटा वाला द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान का आधा होगा तभी ये अधिकतम बल लगेगा। मतलब ये है कि अगर ये 4 kg था, जो बड़ा टुकड़ा था जिसके हम 2 भाग किए थे, वो मान लो 4 kg था, तो अगर ये 2 होगा, ये 2 होगा, या फिर ये भी बोल सकते हो ना, ये पूरे का आधा, छोटा वाला ये है मान लो, तो ये वाला कितना बचेगा, पूरे का आधा, मतलब 4/2। बस समझ में आ गई, ऐसे करेंगे। पॉज करो, कॉपी करो, कर लिए, ठीक है। हाँ, ये बात हमने बोली थी कि पीछे जो सवाल करके आए थे वृत्तीय गति से संबंधित 2 सवाल आपको नोट्स में मिल जाएगा, अभी वो कर लेना आप, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेगा वो, मैं बोल देता हूँ। अब इस बार 4 द्रव्यमान हैं जो वो वृत्तीय गति करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के ही प्रभाव से, तो वहाँ भी क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो अभिकेंद्री बल देगा वृत्तीय गति के लिए, क्योंकि बिना बिना अभिकेंद्री बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो इसके लिए अभिकेंद्री बल चाहिए और वो मिलेगा गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। वो सवाल सॉल्व कर लेना बस। अब चलो, अच्छा वो सवाल जल्दी से बोल देते हैं। समान दूरी पर हैं ये भुजा ए, मान सकते हो आप। वृत्त, जिस वृत्त में ये घूम रहे हैं उसकी त्रिज्या कैपिटल R दिया गया है, मतलब ये ए हमने माना है, तो अभी ए को हटाना पड़ेगा, वो हटा देंगे। अब देखो, यदि इसकी बात, जितना वेग इसका होगा उतना वेग, चारों के वेग बराबर होंगे सममिति से। तो अब देखो, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। क्यों हम बल की बात कर रहे हैं, चूंकि mv²/r यही तो करेंगे। F नेट क्या होगा, कुल। तो अब इस पर एक बल ये, एक बल ए और एक बल ये भी तो लगा रहा है, इन तीनों का परिणामी जो होगा वो F होगा, और बराबर mv²r से v निकाल लेंगे। तो F नेट निकालने का तरीका क्या, देखो, एक बल इधर लग रहा है, ये निकाल लोगे आप, द्रव्यमान m दिए गए हैं तो निकाल लोगे, Gm1 m2/r², r मतलब a हमने माना है, तो चलो पहले a को ही हटाते हैं पिक्चर से, ये पूरा 2r हो जाएगा, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 2r, और ये हमने a माना, ये 90 अंश है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा आपको r के रूप में, वही रख देना है जब f का फार्मूला लगाओगे तो। और इसके लिए जब f का फार्मूला लगाओगे तो ये पूरी दूरी इनके बीच की कितनी हो जाएगी 2r, तो Gm1 m2/2r का होल स्क्वायर। फिर उसका परिणामी ले, इन तीनों का परिणामी लेंगे तभी तो F नेट मिलेगा। तो अब देखो, परिणामी लेने का यहाँ एक तरीका और बताया गया है। पीछे वाले सवालों में हम क्या कर रहे थे, इन दोनों, यदि ये M की बात कर लें हम, ये इसको बिंदु A मान लो, A की बात कर रहे हैं हम, तो इस पे 2 बल, एक बल इधर एक बल इधर लग रहा है, इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो हमने क्या कहा, इस ये और ये तो सेम आएंगे ना, क्योंकि Gm1 m2/a², Gm1 m2/a², इसको आप f मान लेना। और अगर ये f सेम लग रहे हैं तो इनका परिणामी 45 पे जाएगा f√2 से। भाई फॉर्मूला जानते हो ना आप, 2 सदिशों के परिणामी का a² + b² + 2ab cos थीटा, यहाँ cos 90, ये वाली पर 0 हो गई, तो f² 2f², f बाहर f√2। अब ये f√2 और इसका परिणामी निकाल लो, ये वाला, ये तो ये पता चल जाएगा, और इन दोनों का परिणामी f√2 निकाले हो, सीधा जोड़ दो क्योंकि एक ही दिशा में है, तो परिणामी मिल जाएगा। ये तो पहला तरीका था जो पीछे हम लोग करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक तरीका और बताना था हमको, इसीलिए इस सवाल को लिया है। देखो, अगर ये f था तो ये जाएगा 45,
बोलो, पूरा 90 था तो ये भी 45, ये भी 45, और घटक लेना जानते हो, सदिशों का ही घटक लेते हैं। तो अगर ये f था तो इसका 45 अंश पे घटक कितना जाएगा, f cos 45। बोलो, तो इस वाले का घटक ये f cos 45 गया, और एक बल इधर भी था और ये भी 45 था, तो इसका भी ये वाला घटक कितना जाएगा, ये बीच का कोण f cos 45, f cos 45। तो घटक लेने का एक तरीका ये भी है, मतलब इन दोनों का परिणामी f इन दोनों का परिणामी कितना मिल गया आपको, इन दोनों का परिणामी कितना मिल गया आपको, f cos 45, f cos 45। इसका भी इस दिशा में घटक और इसका भी इस दिशा में घटक। देखो घटक करेंगे तो इसका एक घटक तो और जाएगा, लेकिन आपको उससे लेना देना नहीं, यहाँ जाएगा f sin 45। हमको इस दिशा में लेना है क्योंकि इसी दिशा में एक बल और लग रहा है। तो क्लियर हुई ना बात, थोड़ा और कर ही देते हैं। देखो यहीं पे करते हैं, आप कहोगे कि बल के यदि दो घटक कर रहे हैं तो दूसरे वाले को क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक लाइन। देखो अगर इसका ये वाला घटक f cos 45 तो ये वाला घटक f sin 45 जाएगा, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इस वाले का ये घटक f cos 45 तो इधर एक घटक जाएगा f sin 45। देखो ये वाला बल f sin 45, ये वाला बल f sin 45, दिशा विपरीत परिमाण बराबर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इसको मैं नहीं लिख रहा था। f sin 45 f sin 45 इन दोनों का, इसका भी और इसका भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा f cos 45 लिख दो दोनों का। और एक बल इसके कारण जो आया है इसको मान लो f2, मान लो f2 क्या होगा, g m1 m2 बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब 2r, क्योंकि ये त्रिज्या है ना, ये जिस वृत्त में घूम रहे हैं, तो ये r प्लस r 2r हो गया। तो वो और उसी के साथ जोड़ देना आप, उसको हमने f2 मान लिया, वही होगा अपना f नेट। और फिर कर देना f नेट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, तो वहां से आप क्या निकाल लोगे, v। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। क्लियर है, कर लिया, आगे चले। चलो, तो ये सवाल यहाँ पे थोड़ा घटक का कॉन्सेप्ट था इसीलिए इसको करवाया है ना, बाकी घटक करना तो आप एनएलएम में अच्छे से जानते हो। यहाँ किसी भी सदिश के जो घटक होंगे वो दो होंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो घटक आएंगे उनके बीच का कोण 90 होगा, और वो जिसका घटक कर रहे हो वो उन दोनों घटकों के बीच में से जाएगा। तो देखो इसका एक घटक ये है, एक घटक ये है, इनके बीच का कोण कितना है 90, मतलब ये 45 तो ये 45, और ये वाला सदिश इसके बीच से जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार इसका एक घटक ये और एक घटक ये 45, तो ये भी 45 और पूरा 90 हो गया ना। ये देखो हमने क्या कहा, दोनों घटकों के बीच का कोण क्या होगा 90, और जिसका निकाल रहे हो वो बीच से जाएगा ये। अब ये चूंकि परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने जो नोट्स में सोल्यूशन किया है उसमें इन दोनों को पिक्चर से हटा दिया। क्लियर है, चलो कॉपी कर लिए, आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन के लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ये जो बेसिक बातें नहीं पता होती तो सॉल्व नहीं होता सवाल, फिर अब पूरा सवाल ही छोड़ देते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही छोटा सा है कि f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, f नेट निकालना, यही तो खास बात है। यही नहीं बनेगा तो छोड़ दोगे आप, कहोगे सवाल टफ है। सवाल टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घटक निकालना या फिर f नेट निकालना आ गया तो आपको लगा थोड़ा टफ लग रहा है, छोड़ो इसको, बहुत टफ सवाल है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ ही संवेग को मिलाते हैं। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र पढ़ा है आपने वहाँ पे। तो चलो सबसे पहले तो ये आप लिख लो कि गुरुत्वाकर्षण एक आंतरिक बल है। अब आंतरिक बल कैसे है भैया, देखो इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस पर इसके कारण इस दिशा में और इसके कारण इस पर इस दिशा में, तो अगर इन दोनों को हम एक निकाय मान लें, सिस्टम मान लें, इन दोनों को निकाय मानने का मतलब क्या है कि अब इन दोनों को मिलाकर ही एक पिंड मान लो आप। निकाय मानने का ये तरीका होता है। तो अब चूंकि एक बल इस दिशा में है, एक बल इस दिशा में है, तो यदि एफ नेट देखें इस पे, तो एफ नेट कितना हो गया 0। एफ नेट कितना हो गया 0। तो अब ये दोनों हैं क्या, आंतरिक बल हो गए, बाहर से तो कोई बल नहीं लग रहा है ना, तो एफ नेट 0 हो गया। और खास बात एक,
एफ एक्सटर्नल कितना है यहाँ पे 0। हम ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो इन दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई बल नहीं लग रहा है, बोलना पड़ेगा हमको, हम बोल दें तो कहोगे आप अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये तो एफ एक्सटर, यदि इसको सिस्टम मानेंगे तब एफ नेट 0 होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल तो 0 है, क्यों? क्योंकि बाहर से कोई बल लगी ही नहीं रहा है, हम बोल चुके हैं। और एक कॉन्सेप्ट आप जानते हो, द्रव्यमान केंद्र में पढ़ के आए हो कि जब एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल होता है ना, एक्सटर्नल इंग्लिश में बोलते हैं, सिस्टम पे कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा है। एफ एक्सटर्नल का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ कि जो निकाय हमने माना था उस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। तो यही तो है संवेग संरक्षण का कॉन्सेप्ट, याद करो, नहीं है तो मान लो संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जितना प्रारंभ में था उतना ही अंत में होगा। और संवेग, संवेग का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। इतना याद कर लो, पता कर लो, लिख लो। पहली बात, अभी यहीं पे एक चीज आएगा कोणीय संवेग, वो जब हम पढ़ेंगे ना कैपलर के नियम तो वहाँ आएगा कोणीय संवेग संरक्षण भी स्थिति लाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन आया है जेईई मेंस या नीट में कहीं ना कहीं आया है, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया, ये कोणीय संवेग नहीं है, ये संवेग सिर्फ बोल रहा है, मतलब रेखीय संवेग बोल रहा है। और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0 होगा तभी होगा क्या? संवेग संरक्षण। इतना लिख लो, पहली बात है ये। अच्छा, दूसरी बात यहीं पे चलो लिख देते हैं, एफ नेट कितना था ये बताओ। एफ नेट 0 था ना, क्योंकि ये आंतरिक बल है, गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है भैया? आंतरिक, मतलब एफ नेट कितना था? 0। अब आपको चलो एफ नेट को एफ ही मान लें, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मतलब एफ कितना है? 0। ये एफ क्या है? एफ नेट है। तो अब यदि एफ 0 होता है तो ए भी तो 0 होता है, बोलो, चूंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। तो अब यहां पर त्वरण भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, जब त्वरण 0 होता है तो एक चीज हम और जानते हैं, वेग क्या है? नियत। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक दूसरे से जोड़ रहा है, क्लियर है ना। अब थोड़ा सोचना यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल यदि अब एफ नेट 0 होता है तो निकाय हम माने हैं ना सॉरी, पूरा निकाय माने हैं ना, तो उस निकाय का जो सेंटर ऑफ मास है उसका त्वरण क्या होगा? 0। एक्चुअली ये त्वरण किसका त्वरण है? ये किसी एक पिंड के त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पिंड अलग अलग हैं तो इन पे तो बल लग रहा है। ये F जो है ये F नेट और F एक्सटर्नल है, ये ध्यान रखना, बात समझ में आई? ये F नेट है, इन दोनों पे अलग अलग त्वरण तो लग रहा है, मतलब A1 बराबर A2 नहीं होगा, ये सवाल तो हम कर चुके हैं ना, ये M2/M1 में जाता है, A1/A2 याद करो पहले लेक्चर में। तो त्वरण तो बराबर नहीं होगा और ये 0 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो इंडिविजुअल पार्टिकल पे बल तो लग रहा है, और अगर बल लग रहा है तो त्वरण तो आएगा ही, और यहाँ त्वरण 0 यदि नहीं है तो वेग भी कुछ ना कुछ होगा और नियत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नियत कब होता है? जब ये 0 होता है, नियत नहीं है तो परिवर्ती होगा। मतलब ये अब द्रव्यमान पे निर्भर करता है कि किसका वेग ज़्यादा होगा, किसका वेग कम होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो बात है ना, ये जो A है, ये F पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, और अगर पूरे सिस्टम की बात करता है तो वहाँ पर एक नया शब्द आता है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र पूरे निकाय की बात कर रहा है, वो पूरे निकाय, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और यहीं से सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो नियत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्वरण 0 तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी नियत। तो ये बात अच्छे से समझ जाना, ये इन पार्टिकल के इंडिविजुअल त्वरण या इंडिविजुअल वेलोसिटी या इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ पे इस पे बल और इस पे बल, ये 0 नहीं है,
जिसके कारण इनके त्वरण भी जीरो नहीं है, जिनके कारण इनके वेग भी नियत नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो परिवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि अगर त्वरण है तो वेग परिवर्ती होता है। परिवर्ती मतलब बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। इस सिचुएशन में अगर प्रारंभ में स्थिर करके छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि त्वरण की अपनी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती जाएगी। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि ये एक्सलेशन और ये जो जीरो बोल रहे हैं ये सेंटर ऑफ मास का बोल रहे हैं, और ये जो वेग बोल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास, पूरे निकाय की बात कर रहे हैं। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी कर लो, और इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना। फिर सवाल पूछे तुरंत तो आप ये इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चिपका दो, जीरो बोल दो, नहीं, कॉपी कर लो। चलो, सेंटर ऑफ मास को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ग्रेविटेशन में सेंटर ऑफ मास को घुसेड़ रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ये भाषा अच्छे समझते हो। तो अब देखो यहाँ इस पे भी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आया है, जेईई मेंस में ही आता है, नीट में भी हमने बताया ये आपको कोणीय संवेग संरक्षण से आया है। वो तो आप आगे जब केपलर के नियम पढ़ोगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ाया ही जाएगा, पढ़ाते हैं सभी लोग। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि वो ग्रेविटेशन को सेंटर ऑफ मास से जोड़ रहा है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, छोटा सा। अभी सिर्फ त्वरण और त्वरण और वेलोसिटी, वेग की बात कर रहा है ना। ये दो द्रव्यमान ले लिए, दो पिंड ले लिए, ठीक है। और यदि इनकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरू में इनके मास ले लो आप m1 m2, प्रारंभ में ये दोनों रेस्ट पे थे, रुके हुए थे, ऐसे समझो, इनको पकड़ के बांध के रखा गया था, ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर ये कुछ भी था, कैसे भी था, ये रुके हुए थे, ऐसा मानो। अब क्या किया गया, इनको छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। अब जानते हैं इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, एक आकर्षण होता है, मतलब ये अपने एक दूसरे की ओर गति करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं, क्योंकि अभी ये मार्कर तो हमारे सामने गति नहीं करेगा, है ना, लेकिन फोर्स लग रहा है तो गति होगी, ऐसा हम मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे मान लो इसका त्वरण a1 है और इसका त्वरण है a2। जब गति शुरू हो गई तब ये t बराबर t की सिचुएशन है, और t बराबर 0 में क्या थे, दोनों रेस्ट में थे, दोनों रुके हुए थे। ये t बराबर 0 मतलब प्रारंभ में जब हम देखना शुरू किए इस सिस्टम को, और t बराबर t मतलब किसी समय पर जब इनको छोड़ दिया गया तो इनमें गति आ गई, मतलब इन दोनों के त्वरण आ गए। चलो यहीं पर वेग की भी बात कर लेते हैं, इन दोनों को कुछ वेग भी मिल गया v1 v2। अब जो अपने को निकालना है ना, वो v1 बाई v2 निकालना है और a1 बाई a2 निकालना है। तो सवाल को आप पॉज करो और ट्राई करो खुद से, सवाल को लिख लो। सवाल समझ में आ गया ना। प्रारंभ में इनको रोक के बांध के रखा गया था जब हमने देखा शुरू में, और फिर कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, और इनके त्वरण और वेग में ये रिलेशन निकालना है आपको। क्लियर है? इनके द्रव्यमान दिए गए हैं आपको, है ना। बात समझ में आ गई? आगे चले, चलो। अब देखो, हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास की, द्रव्यमान केंद्र की। तो अब यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, m1 v1, ध्यान रखना सदिश राशि है, m2 v2 बाई m1 प्लस m2। नहीं याद है तो लिख लो। इसी प्रकार त्वरण का फार्मूला क्या होता है, a1 त्वरण है ना, प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2। चलो यहीं पे विस्थापन भी लिख लें सेंटर ऑफ मास का, वो होता है m1 x1 सदिश राशि है, m2 x2 बटा m1 प्लस m2। फार्मूले हैं, जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं भाई, जेईई एडवांस थोड़ा सा मेहनत तो करवाएगा आपको, है ना। जैसे वृत्तीय गति और गुरुत्वाकर्षण को मिला के वेलोसिटी और आवर्तकाल पूछेगा, तो यहाँ भी वेलोसिटी या त्वरण पूछ लेगा, जैसे कि सवाल में हमने पूछा है आपसे। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहले वेलोसिटी की बात कर ले, है ना। तो शुरू में वेलोसिटी इन दोनों कणों की आपस में कितनी थी, 0, क्योंकि रेस्ट में थे।
और अब कितना हो गई V1 और V2 हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये F एक्सटर्नल यहाँ पे कितना था 0, क्योंकि ये आंतरिक बल है, मतलब यहाँ का त्वरण सिस्टम सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण है इस पूरे निकाय का कितना होगा 0, और त्वरण 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी ये क्या होगी कांस्टेंट, ऐसे लिखो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इनिशियल, I फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभ में, बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास F मतलब फाइनल, मतलब जो प्रारंभ में वही अंत में। नियत का मतलब क्या होता है हर समय सेम, तो हम हर समय नहीं देखेंगे, दो ही स्थिति, एक प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर, और एक अंत मतलब t बराबर t पर देख रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगा दो आप m1, चलो प्रारंभ में u1 मान लिए प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 m1 v1 मान लिए t बराबर t की सिचुएशन, t बराबर 0 की सिचुएशन, हमने वेलोसिटी मान ली दोनों की u1 u2, और यहाँ पे v1 v2। अभी आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा, जिसको सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा भी आइडिया है उसको आसान लग रहा होगा। और आइडिया क्या होगा, सारी चीज़ें तो मैंने एक दूसरे से, ये तो आप जानते हो कि F 0 होता है, त्वरण 0 होता है, और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, 9 से पढ़ते आ रहा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ कर रहा है। अब सिर्फ वेलोसिटी के साथ साथ वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल दिया, हो सकता है इससे प्रॉब्लम हो, ये फार्मूले याद कर लो। चलो यहाँ पे आते हैं, ये m1 है भैया, प्रारंभ में तो 0 है ना, दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 0 है, v1 है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन, चूंकि यहाँ पे चिन्ह लगा है सदिश का मतलब ये सदिश राशि है, और सदिश राशि को दिशा के साथ लिखते हैं। मतलब अगर एक पिंड इधर गति कर रहा था तो एक पिंड इधर, मतलब ये वाली दिशा अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे v1 को, तो v2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। इतना समझ में आ गया आपको, मतलब v1 को हमने पॉजिटिव मान लिया तो v2 कैसा हो जाएगा नेगेटिव। खास बात है, ये वाली पूरी पद तो 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो इससे तिर्यक गुणा करो, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब यहाँ से मिला m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको निकालना क्या था v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 कितना मिला, पहले तो ये उधर गया फिर v2 बटा में आया, तो m2 ऊपर रह गया m1 बटा में गया, ये है आपका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, पॉज कर लो, कॉपी कर लो। फिर एक्सेलरेशन पे आते हैं, एक सवाल इसका भी देंगे क्योंकि ये पूछा गया है मेंस में, मेंस या नीट, मेंस में शायद पूछे। कॉपी कर लो, ये फार्मूला भी कॉपी करना है आपको। चलो आते हैं त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या है 0, अगर एक्सटर्नल 0 लग रहा है तो त्वरण कितना रहेगा सेंटर ऑफ मास का 0। चले, उसको कॉपी कर लिया, मतलब ये कितना हो जाएगा 0। फार्मूले ही तो लगाने हैं, m1 a1 प्लस m2 माइनस का a2, यदि एक की दिशा प्लस तो दूसरे की माइनस, ऑब्वियसली m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ये वाली पद यहाँ गई 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब डायरेक्ट लिखता हूँ यार, a1 बाई a2, इतनी कैलकुलेशन तो बनती है ना, ये उधर जाएगा फिर a2 बटा में आएगा m2 बाई m1, ये भी वही आ गया। इसको भी कॉपी कर लो, पॉज करो कॉपी करो, चलो पॉज करके कॉपी कर लो, कर लो कर लो, कर लिया। चलो अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपके नोट्स में भी मिल जाएगा कहाँ पूछा है, नीट में या मेंस में। अभी नोट्स आपकी स्क्रीन पे जब आएगा तब की बात कर रहा हूँ, है ना। चलो सवाल लिखते हैं जल्दी से, इसको कॉपी कर लिया। सवाल ये है कि दो गोलीय द्रव्यमान हैं, उनके मास दिए गए हैं आपको, द्रव्यमान दिए गए हैं, है ना, और उनकी रेडियस त्रिज्या भी दी गई है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी भी दी गई है। और भाई साहब बोल रहे हैं कि, चलो देखें क्या बोल रहे हैं, ये एक मास है m, कैपिटल M स्मॉल m कुछ भी मान लो, ये है 2m, इसकी जो त्रिज्या है
वो है कैपिटल आर, और इसकी जो त्रिज्या है ये है 2r, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको दिया गया है 9r। ठीक है, अब हम ये जानते हैं ये द्रव्यमान है तो इनके बीच लगेगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, और अगर इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इनकी वेलोसिटी कुछ आएगी, ये गति कर सकते हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि अब ये दोनों गति करना प्रारंभ कर दिए अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये कह रहा है कि छोटे वाला, ये है ना छोटे वाला एस एम, ये शायद 5m दिया है सवाल में, आप 2m रखो, है ना, आपको तो कैलकुलेशन सीखनी है। अभी स्क्रीन पे आप आ जाएगा सवाल, तो देख लेना। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये टक्कर से पहले, टक्कर होने से पहले ये वाला कितनी दूरी तय करेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है ये वाला कितनी दूरी तय करेगा, है ना, क्योंकि इसका निकाल लेंगे तो इसका भी आ जाएगा टक्कर से पहले। अब देखो ये इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, गति होने लगी, है ना, तो अब जब गति हो रही है एक दूसरे के पास रहे तो टक्कर तो होगी। तो टक्कर होने से पहले ये कितनी दूरी तय करेंगे ये निकालना है आपको। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि इनके बीच की दूरी बची कितनी है, क्योंकि ध्यान रखना ये दूरियां सेंटर से दी गई हैं, केंद्र से दी गई। भाई सवाल आएगा मेंस नीट एडवांस में तो थोड़ा सा तो आपसे केयरफुली वो एक्सपेक्ट करेगा कि थोड़ा केयरफुल रहो आप। तो आपको ये वाली दूरी नहीं दी गई है 9, पहला बवाल तो यही काट दोगे, इसको 9n मान लोगे नहीं, क्योंकि अगर ये टक्कर, अब देखो ये वाला ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यही तो दोनों टक्कर करेगा, इन दोनों बीच की दूरी ये d है, ये 9d नहीं है। तो यहाँ से जो अपना d मिलेगा वो कितना मिलेगा, पूरा दूरी कितना दी गई, शायद 12 दी गई थी, 9 3 12 माइनस ये वाली दूरी घटानी पड़ेगी ना आपको, r + 2r 9r, मतलब d का वैल्यू कितना मिल गया। तो पहली खास बात तो यही, हम आंख बंद करके पहला गलती तो यही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी गलती कहाँ करेंगे। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, वो तो कांस्टेंट, वो स्थिर रहेगा ना। सेंटर ऑफ मास पूरे निकाय का क्या रहेगा, स्थिर। क्यों, क्योंकि इस पे एफ नेट कितना लग रहा है, 0। भैया जितना इधर उतना इधर, एफ नेट कितना लग रहा है, 0। तो यहाँ पे जो XCOM होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति होगी, पहले जहाँ थी अभी भी वहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस पे एफ नेट कितना लग रहा है, 0, मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वो यहीं से काम बन जाएगा। इतना लिख लो, पॉज करके लिखो, ये बहुत खास बात है यहाँ पे, है ना, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कर लिए, चलो चलते हैं। अब हम पहले तो इसका फॉर्मूला लगा दें। ये XCOM 0 पता चल गया ना कैसे 0 आया, चूंकि एफ नेट कितना लग रहा है, 0। अब देखो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि जो पिंड है ना छोटा वाला वो x दूरी तय कर रहा है, तब टक्कर हो रही है। मान ले रहे हैं इस बिंदु पे दोनों की टक्कर हो रही है और ये x तय कर रहा है, तो ये कितना करेगा, 9r - x। बोलो, तो पहले इसका फार्मूला लगाओ, m1 x1 m2 x2, x क्या है अपना विस्थापन सदिश। अब अगर एक इस दिशा में तय करेगा तो दूसरा इस दिशा में तय करेगा, और ये सदिश राशि है, एक प्लस तो दूसरा माइनस। ऑब्वियसली द्रव्यमान दिए गए हैं, m1 का वैल्यू m दिया गया है, x1 को हमने x मान ही लिया, प्लस m2 का वैल्यू 5m दिया गया है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस में, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दिशा विपरीत, 9r - x। इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, स्मॉल x, वही क्या होगा, आंसर। पॉज करो, कॉपी करो, सॉल्व करो। ये सवाल आया हुआ है, देख लो कितना लल्लू क्वेश्चन आता है। पॉज करो, कॉपी करो।